ठोस हो या द्रव, वह हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर ही गिरता है। वेल्डिंग करने के दौरान इलेक्ट्रोड पिघल जाता है और द्रव का रूप ले लेता है। वेल्डिंग विभिन्न पोजीशन में होता है, जैसे डाउन हैंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तथा ओवरहेड पोजीशन। डाउन हैंड पोजीशन में गुरुत्वाकर्षण बल मेटल डिपॉजिट करने में सहयोग करता है, लेकिन अन्य पोजीशन जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तथा ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करते समय गुरुत्वाकर्षण बल बेस मेटल पर मेटल डिपॉजिट करने का विरोध करता है। इसके बावजूद भी इन पोजीशन पर कैसे वेल्डिंग किया जाता है, आखिर आर्क में क्या विशेषताएं पाई जाती है और मेटल का ट्रांसफर आर्क के माध्यम से कैसे होता है, आज के टॉपिक में इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम मेटल ट्रांसफर अक्रॉस द आर्क है और इस चैप्टर में हम लोग आर्क की विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्क की विशेषताओं का जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। जिस तरीके से पिघली हुई धातु इलेक्ट्रोड के टिप से बेस मेटल में ट्रांसफर होती है उसे आर्क की विशेषताएं कहा जाता है। पिघली हुई धातु का ट्रांसफर कई बलों पर निर्भर करता है। आज हम उन्हीं बलों की चर्चा करेंगे। आर्क को मेटल ट्रांसफर करने में मुख्यतः 4 प्रकार का बल मदद करता है। पहला बल है ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है गैस एक्सपेंशन फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रिकल फोर्स, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और पांचवा जो बल है उसका नाम है सरफेस टेंशन। ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक के रूप में कार्य करता है और यह सभी पदार्थों को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है। इसी कारण आर्क वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड के टिप से पिघले हुए धातु की बूंदें बेस मेटल पर गिरता है और इस बल का सर्वाधिक यूज डाउन हैंड पोजीशन में होता है। डाउन हैंड पोजीशन में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही मेटल डिपॉजिट करना बहुत ही आसान होता है, बहुत तेजी से मेटल डिपॉजिट होता है। इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड है, ये बेस मेटल है और ये आर्क है यहाँ पर, और आर्क के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो मेटल का ड्रॉपलेट है ये बेस मेटल पर गिर रहा है। इस चित्र में देख रहे हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बेस मेटल पर धातु की पिघली हुई बूंदें गिर रही है। दूसरा बल गैस एक्सपेंशन फोर्स है और यह जब हम कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तभी यह बल का प्रभाव देखने को मिलता है। होता है क्या कि आर्क वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड का जो कोर वायर पिघलता है और उसके साथ ही उस पर लगा हुआ फ्लक्स का कोटिंग भी पिघल जाता है और आर्क की गर्मी के कारण फ्लक्स के यौगिक में से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं। ये गैस पिघले हुए धातु को इलेक्ट्रोड की नोक से बाहर की ओर धक्का मारते हैं और बेस मेटल की ओर धकेल देता है। के साथ ही ये गैसें आर्क को वायुमंडल के बाद जो हवा होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से उसको कवर देता है, जिसके कारण पिघला हुआ धातु ऑक्साइड में नहीं बदलता है। तो इस जो गैस जो निकलता है उसके फोर्स के कारण हमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तथा ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करने में मदद करता है। इस चित्र के माध्यम से हम गैस एक्सपेंशन फोर्स किस तरह से कार्य करता है उसको देखते हैं। ये इलेक्ट्रोड है और यहाँ वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग हो रहा है। ये बेस मेटल है। इसमें देख रहे हैं कि ये गैस का जो फोर्स है, क्योंकि ये अगर यहाँ कोई गैस एक्सपेंशन या अगर कोई फोर्स नहीं लगता है तो ये मेटल पिघलने के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की ओर गिरता है। लेकिन गैस एक्सपेंशन फोर्स का प्रभाव के कारण ये मेटल पिघले हुए धातु को
आगे की ओर बेस मेटल की ओर धकेल देता है, जिसके कारण से ये वर्टिकल पोजीशन में भी वेल्डिंग हो रहा है। तीसरा बल इलेक्ट्रिक फोर्स का है, और जब बिजली के किसी कंडक्टर से गुजर रही होती है तो ये एक बल पैदा करती है, और इस बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। यह बल जब इलेक्ट्रोड के माध्यम से गुजरता है और यह उसके टिप तक पहुंच जाता है, तो इलेक्ट्रोड के टिप से जो पिघले हुए धातु की बूंदें होती है उसको उसे बाहर निकाल देता है, और यह पिघली हुई बूंदें बेस मेटल की सतह पर जमा हो जाती है और वेल्डिंग बिट बन जाता है। यह बल मुख्य रूप से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तथा ओवरहेड पोजीशन में बहुत उपयोगी है। इस चित्र के माध्यम से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो व्यवहारिक प्रयोग है उसको हम लोग देख रहे हैं। वेल्डिंग हमारा ओवरहेड पोजीशन में हो रहा है, और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं लगता तो ये जो वेल्डिंग का धातु का जो पिघला हुआ मेटल है ये नीचे गिर जाता गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो फोर्स के कारण पिघली हुई धातु के जो बूंद है वो बेस मेटल की ओर जाती है और वेल्डिंग बन रहा है। आर्क को मदद करने वाला जो चौथा बल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जब बिजली के प्रवाह के कारण आर्क उत्पन्न होता है तो उससे आधार धातु या बेस मेटल चुंबकित हो जाती है, और संकेंद्रित वृत्तों के रूप में बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के कोर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस बल के कारण इलेक्ट्रोड के शीर्ष पर बनने वाला पिघला हुआ धातु का बूंद पर हल्का प्रभाव डालता है, और यह चुंबकीय बल इलेक्ट्रोड के टिप से पिघले हुए धातु को अलग कर बेस मेटल के वेल्ड पुल तक पहुंचा देता है। इस क्षेत्र के में देख रहे हैं कि ये बेस मेटल है और ये इलेक्ट्रोड है, और दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होने के कारण पिघला हुआ धातु नीचे गिरने की बजाय बेस मेटल की ओर जाके चिपक रहा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की ओर पिघली हुई बूंदें आ जाती और वेल्डिंग नहीं हो पाता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ये धातु पिघली हुई जो धातु की बूंदें हैं वो बेस मेटल में जाके चिपक रही है। आर्क को मदद करने वाला अंतिम बल सरफेस टेंशन है। इस बल के कारण पिघली हुई धातु मूल धातु में जाके गिर जाती है। यह बल अधिक प्रभावी रूप से तब पाया जाता है जब हम लोग फेरस मेटल का वेल्डिंग करते हैं तथा ओवरहेड पोजीशन में इसका वेल्डिंग हो रहा हो। ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग में पिघली हुई धातु गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत बेस मेटल की ओर बहती है, और सतह के तनाव के कारण यह होता है। सरफेस टेंशन को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रायः शॉर्ट आर्क का प्रयोग करते हैं। अगर लॉन्ग आर्क रहेगा तो सरफेस टेंशन प्रभावी नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग शॉर्ट आर्क का प्रयोग करते हुए सरफेस टेंशन को बढ़ा के रखते हैं ताकि पिघला हुआ धातु नीचे की ओर ना गिरे और अच्छी तरह से वेल्डिंग हो जाए। इस चित्र के माध्यम से सरफेस टेंशन देखते हैं कि किस तरह वेल्डिंग में उपयोगी होता है। यह वेल्डिंग ओवरहेड पोजीशन में हो रहा है, और ये इलेक्ट्रोड का पिघला हुआ धातु नीचे गिरने की बजाय ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका कारण है कि ये बेस मेटल जो है वो सरफेस टेंशन के कारण ये इलेक्ट्रोड का जो पिघला हुआ धातु को
अपनी ओर खींच रहा है। इस कारण से ये वेल्डिंग संभव हो पा रहा है। इस प्रकार से सरफेस टेंशन आर्क को मदद करता है वेल्डिंग करने में। इस प्रकार से हमारा ये छोटा सा टॉपिक्स समाप्त हो गया है। यह आपको कैसा लगा? अगर ये आपको अच्छा लगा तो किसी को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।